साथियों नमस्कार। बिट्टू बोल रहा हूँ। दोस्तों इसके पहले आज जो है हम बायोलॉजी का जो है सेल चैप्टर को जो है पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री को कराया है ना। आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हूँ और हम लोग ने अभी तक एक ही वीडियो में क्लास 9th के एनसीईआरटी के जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके 4 चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 चैप्टर हमने ख़त्म किया। एटमिक स्ट्रक्चर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने PYQs के साथ कराया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है कि क्या सिलेबस है और क्या पूछ रहा है, तो आपको भी उसका आइडिया होना चाहिए। अभी हम लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन को डील करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो है ना वो बहुत लंबा हो जा रहा है। जैसे ये वीडियो मैं देख रहा हूँ जो बनाया था 4 चैप्टर का, तो वो 2 घंटे का हो गया था। क्यों 2 घंटे का हो गया था? क्योंकि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करके ख़त्म नहीं किया गया है। और जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए अब मैंने सोचा है कि एक एक चैप्टर को मैं जो है पढ़ा दूंगा, एक एक चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। इससे क्या होगा कि वीडियो का लेंथ भी छोटा होगा, आपको देखने में भी सहूलियत होगी। तो उससे रिलेटेड, सेल चैप्टर से रिलेटेड कुछ PYQs मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, जो BPSC और UPSC में पूछे हुए हैं। ये कह रहा है, पहला सवाल ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना इसके बाद पढ़ाने के बाद आप इतना सक्षम हो जाएंगे कि इसका आप आंसर दे पाएंगे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल्स। इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन, तो कर सकते हैं आप। देखिए 60 to 62 BPSC में पूछा हुआ है 2016 में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ 53rd to 55 BPSC एंड हु डिस्कवर DNA। तो आप देख रहे हैं कि DNA वाला जो सेक्शन है वो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट DNA वाला सेक्शन आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटी बता दूं तो रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक ये बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और वो सेल जो है इनको हनीकम्ब स्ट्रक्चर जैसी चीज़ दिखी थी, मतलब हनीकम्ब में जैसा स्ट्रक्चर दिखा था, उन्होंने ही इसको सेल नाम दिया था। ये इन्होंने याद रखना है, ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। ठीक, एक और नाम आपको देखने को आगे मिलेगा। पहले तो जान लेते हैं सेल क्या होता है। एक लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम होता है लिटिल रूम। कुछ भी पूछ रहा है तो पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और नाम है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। और ल्यूनहॉक जो है, ल्यूनहॉक, इस व्यक्ति ने 1674 में फ्री लिविंग सेल, मतलब पहला जिंदा सेल को जो है डिस्कवर किया था। फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड के अंदर, है ना, फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। और एक और व्यक्ति का नाम जान लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने पहली बार सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर करने का काम किया था। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें पता होनी चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कह रहा है कि क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, है ना, तो इसको यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही सेल हो और सारा फंक्शन जो है उसी सेल के थ्रू होता है। मल्टी सेलुलर क्या होता है? जिसके पास मेनी सेल हो। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें ये मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए इसको बहुत डिटेल में बात हम इस पर नहीं कर रहे हैं। देखिए, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, मैंने बता दिया। ल्यूनहॉक ने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था पॉन्ड के अंदर, है ना। तो इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस द सेल। पुरकिंजे 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करते हैं। पुरकिंजे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करते हैं। प्रोटोप्लाज्म याद रहेगा, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करते हैं फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की बात करें तो 2 बायोलॉजिस्ट ने दिया था, स्क्लीडेन और स्वान।
इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, याद रखना क्या दिया था, सेल थ्योरी को दिया था। एक और व्यक्ति हैं विर्शो, विर्शो ने इस सेल थ्योरी को और एक्सपैंड करने का काम किया था। तो ये चीज़ें भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो विर्शो ने क्या किया था, विर्शो ने ये कहा था, देखो सेल थ्योरी देने का काम स्क्लीडेन और स्वान ने किया था, उसी सेल थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाने का काम विर्शो ने किया था। इन्होंने कहा था कि जो सेल है ना, एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है, अराइज होता है, मतलब एक सेल दूसरे सेल को अराइज करता है, मतलब एक सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसको, इस चीज़ को किसने बताया था, विर्शो ने बताया था। बाकी सेल थ्योरी स्क्लीडेन एंड स्वान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। अमीबा वगैरह आपको पता है, अमीबा, क्लेमेंडनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलुलर है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। फिर भी मैं देख ले रहा हूँ कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आते हैं दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि ये अपने पास एक सेल है, सपोज दैट कि एनिमल्स का ही सेल है, तो सबसे बाहर जो मटेरियल हमें मिलेगा, जो सबसे बाहर चीज़ मिलता है उसको हम कहते हैं सेल वाल, और जस्ट सेल वाल के बाद हमें जो चीज़ एक लेयर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, सपोज ये सबसे बाहर वाला क्या है, सेल वाल है, इसके अंदर का जो ये अपने पास एक लेयर मिला है, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखना। तो ये कह रहा है कि दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल की चीज़ों को जो है क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल, ये मटेरियल को आने और जाने के लिए अलाउ करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को सेलेक्ट करके आने देता है अंदर और फिर जाने देता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा सेल उसको एक्सेप्ट कर लेगा, आने देगा अंदर, नहीं, इसीलिए सेलेक्ट करके आने देता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं, सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो याद रखिएगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते जाते हैं, अंदर आते जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। केमिस्ट्री में हमने डिफ्यूजन पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में, डिफ्यूजन क्या होता है, हमने वहाँ पढ़ा था कि दो चीज़ आपस में जब घुल जाते हैं तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा, ये चीज़ें हमने पढ़ा था। ये क्या कह रहा है कि ये जो डिफ्यूज़न होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल अगर इधर ज़्यादा है और इधर मटेरियल कम है, ठीक है, इधर ज़्यादा है तो मूवमेंट किधर से होगा, हाई से लो की तरफ होगा। सपोज ये हाई है और ये लो है, यही कह रहा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मटेरियल का मूवमेंट होता है। और इसी तरह CO2 जो है बाहर आता है, और O2 जो है बाहर आता है, और CO2 जो है सेल के अंदर जाता है। आपको पता है एस्टोमाटा के थ्रू ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, थोड़ा सा चर्चा उसका भी हम लोग करेंगे, इसमें है अपने पास, ठीक। सेल की बात मैं कर रहा था, तो थोड़ा सा और भी सेल को बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ना, वो क्या होता है, कौन होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच के एग का सेल होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच के एग का सेल होता है, ये ध्यान रखना है। सबसे लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का एग का सेल होता है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट की अगर बोल दें, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क है, तो इंसान के अंदर का जो नर्व सेल होता है, नर्वस टिश्यू वाला नर्व सेल, वो होता है अप्रॉक्स 90 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर, ठीक है। तो ये बात सही है कि वाटर के अंदर क्या मिला हुआ है उससे भी मूवमेंट ऑफ वाटर इफेक्ट होता है।
ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ ए हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम रीच्ड मतलब दोनों केस में जब वाटर इक्वल हो जाएगा उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो पानी इधर से उधर जाना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ भी बराबर हो गया, यहाँ भी बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऑस्मोसिस क्या होता है ये याद रखना है, पूछ लेता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, परकोलेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो ये सारी वर्ड हमें पता होनी चाहिए। तो ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। किसके थ्रू? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग 3 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, एक तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, और फिर है हमारे पास हाइपरटोनिक। तो इसका क्या होता है और इन तीनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा समझिए। तो ये क्या होता है? सच सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन, अगर सेल के अगल बगल मतलब आगे पीछे सेल के आसपास वाटर की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डायलेट द सेल विल गेन वाटर, तो क्या करता है सेल वो वाटर ले लेता है, ठीक है, और इसी ये सॉल्यूशन को सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल जो है स्वेलअप कर जाता है, सेल फूल जाता है। क्यों? क्योंकि अगल बगल उसके या आसपास सेल के बहुत ज़्यादा पानी होता है और उस पानी को सेल क्या करता है, उसको ले लेता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू या ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है पानी ले लेता है, और यही कारण है कि सेल क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है। तो हाइपोटोनिक में बस हमें बेसिक ये याद रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करता है, स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा सेम साइज का कब रहता है? देखो, एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है? इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, जितना पानी सेल के अंदर है उतना ही पानी अगर सेल के बाहर है तो वैसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उस केस में ना ही सेल स्वेलअप होता है ना ही श्रिंक होता है। तो आइसोटोनिक में हम क्या कह देंगे दोस्तों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कह देंगे कि रिमेन्स सेम, सेल ना ही फूलता है ना ही कम होता है, रिमेन्स सेम। तो हाइपोटोनिक हो गया जिसमें सेल जो है स्वेलअप कर जाता है, आइसोटोनिक। और एक और है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में दोस्तों क्या होता है, देखिए, इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है लेकिन बाहर क्या है, पानी की मात्रा कम है। याद रखना, सेल के इस केस में सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है और बाहर पानी की मात्रा कम है, उस केस में सेल क्या करेगा, पानी को रिलीज़ कर देगा और उस केस में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है दोस्तों, सेल जो है श्रिंक कर जाता है। तो थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर पानी कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, सेल जो है स्वेलअप कर जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि रिमेन्स सेम। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल जो है श्रिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर क्या होता है, पानी की, अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, इसीलिए पानी जो है सेल के बाहर चला जाता है, तो सेल श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब बात करें द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल की बात करें, मैंने बता दिया था पहले ही कि जो सेल होता है सबसे बाहर जो चीज़ होती है वो सेल वॉल होता है। उसके बाद जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो होता है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस। याद रखना, जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है दोस्तों वो सेल्यूलोस से बना होता है। सेल्यूलोस एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक। When living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell wall from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. याद रखिएगा, जब सेल से पानी बाहर जाता है तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग प्लास्मोलाइसिस कहते हैं। याद रखना, पूछ लेता है प्लास्मोलाइसिस क्या होता है, तो जब सेल श्रिंक कर जाता है, ठीक है, स्वेल नहीं, श्रिंक। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियस पे दोस्तों, कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है।
साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस की बात करें तो ये डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस क्या होता है दोस्तों, या पहले ये तो याद रखना है कि न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल को कहते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। इसी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ये याद रखिएगा। और ये क्या होता है, डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सपोज दैट कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर होता है जो डबल लेयर होता है न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना, यहाँ साइटोप्लाज्म से वो कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है, जैसे कि बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। अंदर से बाहर क्या जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। द न्यूक्लियस कंटेंस क्रोमोजोम्स। नाउ सी क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है। क्या होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोजोम्स अभी जानेंगे क्या होता है। तो क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। आप बेसिकली ये याद रख सकते हैं कि दोस्तों क्रोमोजोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है, जो कि इनहेरिटेड मतलब हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन को पास करने का काम करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। क्रोमोजोम्स बना किस चीज़ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है बीपीएससी में। तो डीएनए और प्रोटीन से बना है, ये याद रखना है। क्रोमोजोम्स किस चीज़ से बना है, डीएनए और प्रोटीन से बना है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। अब एक सेल से डिवीजन हुआ दूसरे सेल का, तो दूसरा सेल कैसा होगा, मतलब कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डीएनए ही डिसाइड करता है। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, जीन्स होते हैं, जो कि कैरेक्टर्स, ट्रेड्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं करता है, विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो वो सेल जो डिवाइड नहीं करता है, तो वो डीएनए उसमें जो होता है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। क्रोमैटिन क्या होता है, एक थिन फाइबर के जैसा चीज़ होता है, ये इसके फॉर्म में होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, याद रखना, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है। डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन क्या होता है, विजिबल एंड इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अभी क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, जब सेल स्टैटिक होता है, तो ये जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन फाइबर के रूप में होता है, क्रोमैटिन फाइबर के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन जब यही सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगा, तो यही क्रोमैटिन फाइबर क्या हो जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए इधर, यही क्रोमैटिन फाइबर, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। यही क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, जो फाइबर होता है, वो क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसी क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। और ये प्रोसेस जो है चलते रहता है। तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको हम लोग उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक। अब बात करें थोड़ा सा कि ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल नहीं होता है, न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब पुराना, कैरियोट्स मतलब कैरियन, मतलब न्यूक्लियस पुराना होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स क्या होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, उसको यूकैरियोट्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ये प्रोकैरियोटिक एक सेल है, प्रोकैरियोटिक मतलब जो कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस में एक और चीज़ आप जान सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है। राइबोसोम्स बनाने का काम करता है न्यूक्लियस, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो कि बता दिया गया। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं कहूँ कि अगर ये सेल है और ये सेल वाल है, बाहर वाला सेल वाल है, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है,
तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है ना फ्लूइड कंटेनिंग मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग सेल के ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब अपना अपना काम करते हैं। थोड़ा सा और जान लेना है वायरस के बारे में कि वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी एंड यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। जब वायरस बाहर होता है वो डेड होता है, जैसे ही किसी होस्ट के अंदर जाएगा वो जो है जीवित हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑर्गेनिल सेल के अंदर इतने छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देखना इम्पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम उसको देख सकते हैं, याद रखना है। सेल ऑर्गेनिल्स विच विल डिस्कस हाउ आर एंडो, अब थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये सब क्या है, ये सब जो है सेल ऑर्गेनिल्स है, जो सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, अपना अलग अलग इनका फंक्शन होता है, ये सेल ऑर्गेनिल्स है, छोटे होते हैं इसीलिए ऑर्गेनिल्स कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स जैसा होता है एंड शीट जैसा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है प्लाज्मा, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ कहीं दिखा रहा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहीं दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं ट्यूब जैसा है, ऐसे ट्यूब जैसा होता है, ठीक है। तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब जैसा होता है। क्या काम है इसका, देखिए ये दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक, ये मैंने दिखाया था आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब बात किया जाए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, ये रफ दिखता है इसीलिए इसका नाम रफ है, बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। अब याद रखिएगा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और इस राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है, ये ध्यान रखना, आगे बता रहा हूँ। तो राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, हर एक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। दूसरा है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन द, ये क्या बनाने में काम करता है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को सिंथेसिस करने का काम करता है, ये ध्यान रखना है। सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और ये प्रोटीन और जो लिपिड बनाता है उसको यूज़ करता है सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करने में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ लेगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, वो आपसे पूछ लेगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। तो क्या होता है, जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड और फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है ना, उसी लिपिड से वो जो प्रोटीन सम ऑफ दिस प्रोटीन और जो लिपिड हैं हेल्प्स इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो अगर लिपिड और प्रोटीन क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, बनाने में मदद करते हैं, उसी प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो 10 फंक्शन ऑफ ईआर इज टू ऑब्जॉर्ब इस चैनल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो इसका फंक्शन क्या है, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं मैंने बता दिया, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का क्या काम है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है क्योंकि किसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ का क्या काम है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड बनाता है, और यही लिपिड और फैट मिलके क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाने का काम करते हैं, और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, इसी को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, याद रहेगा। अब थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन को ट्रांसफर करता है, जो कि आरईआर बनाता है। आरईआर जो बनाएगा उसको ट्रांसफर कौन करेगा, ईआर करता है, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में ट्रांसफर करता है, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। एसईआर क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग। एक और काम याद रखना है एसईआर का, एसईआर एक और काम करता है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड तो बनाता ही है,
साथ ही साथ SCR क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को, ठीक है। बॉडी में अगर कोई पॉइजन और ड्रग्स चला जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। आप यहाँ पे एक बार अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ग्रे वाला वो साइटोप्लाज्म होता है, अंदर कोई ना क्लोरोप्लास्ट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, लाइजोसोम, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। गोल्गी अपैरेटस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग थोड़ा समझते हैं। गोल्गी अपैरेटस में याद रखना है ये प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन को डिस्पैच करने का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। कौन? गोल्गी अपैरेटस। थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटन सेक्स के जैसा होता है, ठीक है। अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, स्टेक्स लाइक सिस्टम्स। अगर कहीं भी ये पूछ दे कि पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टन जो है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वो गोल्गी क्या है, गोल्गी अपैरेटस होता है। सिस्टन कहीं भी आए, सिस्टन जैसी बात कहीं भी जिक्र हो तो हम लोग गोल्गी अपैरेटस मान के चलेंगे। अब बात करते हैं द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। अब याद रखिएगा, ये कह रहा है कि द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER, जो ER के पास मटेरियल सिंथेसाइज होता है ना, उसको पैकेज्ड करने का काम, उसको डिस्पैच्ड पहुंचाने का काम है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर सेल के बाहर भी पहुंचाने का काम किसका है? गोल्गी अपैरेटस का है। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जो प्रोटीन बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये लाइजोसोम्स भी बनाने का काम करता है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, बनाने में मदद करता है, लाइजोसोम्स को बनाने में मदद करता है। आप थोड़ा सा जानते हैं लाइजोसोम्स होता क्या है। तो लाइजोसोम्स क्या होता है दोस्तों? लाइजोसोम्स को थोड़ा सा एक वर्ड में याद रखना, इसको सुसाइडल बैग भी हम लोग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। ये अपने ही सेल को क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। जो खराब सेल होते हैं बॉडी के अंदर उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखो, लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव इंजाइम्स। इसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, याद रखना। उसी इंजाइम्स के थ्रू अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। एंड दीज इंजाइम्स आर मेड बाय RER एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बना हुआ होता है। लाइजोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। याद रखना, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल की बात करें तो लाइजोसोम्स। डस्टबिन ऑफ द सेल की बात कर दें तो भी लाइजोसोम्स पे जाएंगे। अब क्या करता है? अपने सेल को जो है टू हेल्प द सेल को क्लीन करने का काम करता है, जैसे फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गए होते हैं उसको भी क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। लाइजोसोम्स विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और क्या काम है लाइजोसोम्स का? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। लाइजोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल। क्यों होता है क्या? क्यों वो ब्रेक करने का काम करता है? क्योंकि डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल सेल के अंदर होते हैं उन सबको क्या करता है? ब्रेक डाउन करने का काम करता है कौन? लाइजोसोम्स। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, ये कह रहा है कि जब सेल, अपना ही सेल डैमेज हो जाए तो लाइजोसोम्स में बस्ट, खुद लाइजोसोम फूट जाता है और सारे इंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, और इंजाइम्स जो होते हैं लाइजोसोम्स के अंदर का वो अपना ही सेल क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये ATP जो है रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ATP रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है जो कि बहुत सारे लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए बहुत जरूरी होता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोरेज ऑर्गेनल से इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है दोस्तों,
अपना डीएनए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, और यही कारण है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अपना राइबोसोम होता है और जहाँ भी राइबोसोम होगा वो अपना प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है, तो ये अपना प्रोटीन थोड़ा बहुत बनाने में सक्षम है, कैपेबल है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग प्लास्टिड पे। तो प्लास्टिड जो है दोस्तों वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है। प्लास्टिड क्या होता है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, याद रखना, क्रोमोप्लास्ट और ये कलर्ड प्लास्टिड्स होता है, और ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, और इसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, हम सभी को पता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के पास याद रखना कि सिर्फ ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, इसके पास येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होता है, इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ साथ येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो हम बात कर रहे थे, तो ये प्राइमरली ऑर्गेनल है इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसके पास भी क्या होता है, कलर, ये पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होता है, मतलब इसके पास किसी भी कलर का पिगमेंट नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने का काम करता है। ये पूछ लेगा कि ल्यूकोप्लास्ट या स्टार्च, ऑयल को स्टोर करने का काम कौन करता है। अभी एईडीओ में इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा था, ऐसा ही था, मतलब क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट से ही रिलेटेड था, बट एग्जैक्टली ये सवाल नहीं था। तो हो सकता है कि अगली बार पूछ ले कि स्टार्च और ऑयल स्टोर करने का काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, तो ये ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इधर ध्यान दो, दिया हुआ एक नहीं दिया है। ये कह रहा है द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब जो क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि आपने पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ऐसे करके ऐसे करके क्या होता है, ये कह रहा है कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिल के बना होता है, बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिल के बना होता है, एंड लेयर्स एम्बेडेड। और ये जो लेयर्स है वो किस चीज़ में एम्बेडेड है, मतलब भरा हुआ है। तो ये जो भरा हुआ है वो याद रखना है स्ट्रोमा में भरा हुआ है। किस में भरा हुआ है, स्ट्रोमा में भरा हुआ है, ठीक है। इसमें सवाल ऐसे पूछता है कि जो दिन में फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ना, तो स्ट्रोमा है, ठीक है, कौन है, स्ट्रोमा है। और रात के लिए भी होता है, तो उसको हम देखेंगे, एग्जैक्टली अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ऐसा एक सवाल है अपने पास। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही होता है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर। तो जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, और राइबोसोम होगा तो आपको पता है अपना प्रोटीन बनाने में कैपेबल है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये याद रखना है कि दोस्तों कि जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता, ठीक है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स, है ना, फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल। तो वैक्यूल्स की बात करें तो एनिमल में क्या होता है, एनिमल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होता है, लेकिन प्लांट में जो होता है वो बिग होता है, बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स होता है प्लांट के अंदर, ये भी याद रखना है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी। प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी, मतलब स्ट्रेंथ, और रिजिडिटी टू द सेल, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इंक्लूड, अब हम बात करें तो मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स के अंदर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्लांट सेल के लिए इंपॉर्टेंट है वो स्टोर होता है, जैसे कि दिस इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। अगर आपसे पूछे कि प्लांट सेल के अंदर कौन सा वो सेल ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या स्टोर करने के लिए, अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, तो हम किसका नाम लेंगे, हम कहेंगे वो है वैक्यूल्स,
कौन है वो? वैक्यूल्स है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि वैक्यूल्स क्या करता है दोस्तों, अमीनो एसिड, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। सिंथेसिस नहीं करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक। आगे अब थोड़ा सा सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए। वैक्यूल्स को एक मैंने आपको बताया था, प्लास्टिक को डस्टबिन कहा जाता है, डस्टबिन ऑफ द सेल, ये गलत बात है, थोड़ा सा गलत बता दिया था मैं। हम लोग वैक्यूल्स को डस्टबिन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि गलत हो। तो डस्टबिन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? वैक्यूल्स को कहते हैं, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा सेल डिवीजन पे पढ़ते हैं, बात करते हैं। तो सेल डिवीजन की बात करें तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे सेल डिवाइड होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, इसमें क्या होता है, जो मदर सेल होता है वो डिवाइड होता है, डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। The daughter cells have the same number of chromosomes as mother cell. It helps in the growth and repair of tissue organism. ये कह रहा है कि सपोज ये मदर सेल है, मदर सेल जब डिवाइड होती है तो दो अपने आइडेंटिकल डॉटर सेल में, मतलब इसी सेल के जैसे दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, दो सेल में ही डिवाइड होता है। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ होते हैं, सपोज 46 होते हैं, तो इसके पास भी 46 होगा और इसके पास भी 46 होगा। मतलब 23 का पेयर अगर है तो इसके पास भी 23 का पेयर, इसके पास भी 23 का पेयर, समझ रहे हैं। और ये ये क्या करता है, ये जो सेल है वो हेल्प्स, माइटोसिस सेल जो है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें मियोसिस, तो मियोसिस क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहा है, जो सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होते हैं, है ना, टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड, वो भी डिवाइड करते हैं टू फॉर्म गैमेट्स एंड विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो आपको पता है कि दो सेल जब गैमेट्स पहले बनाते हैं और यही गैमेट्स ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में कन्वर्ट होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, ये दूसरे प्रोसेस से डिवाइड हो। नॉर्मल प्रोसेस जो होता है सेल के डिवीजन का होता है माइटोसिस, ठीक है, एक जो है सेल दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, इतना ही याद रखना है। लेकिन जो मियोसिस होता है वो एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, इसमें क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होता है, एक बार तो दो होगा, फिर दो से और दो होगा। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि माइटोसिस में एक सेल दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो रहा था, लेकिन मियोसिस में क्या होता है दोस्तों, मियोसिस में एक सेल 4 सेल में डिवाइड होता है। तो ये कह रहा है कि विच इन्वॉल्व टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2, दो के जगह पे वो 4 नए सेल बनाता है। और द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और नए सेल में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जैसे कि इसके पास अगर 46 है सपोज दैट, तो इसके पास कितना आएगा, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, सिर्फ आधा आता है। मतलब 46 का आधा 23, इस 46 का आधा 23। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये चीज़ है। तो क्या कह रहा है कि मियोसिस में जो होता है, जो नए सेल बनते हैं उनके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है देन दैट ऑफ मदर सेल्स। मदर सेल के पास अगर 46 है तो जो न्यूली मियोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवाइड हुआ है उसमें जो है आधा क्रोमोसोम्स होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, आधा होंगे। और नंबर ऑफ आधा क्रोमोसोम्स कितने, 23 है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ 23 पेयर कहा है, एक पेयर में 2 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो 46 होंगे ही होंगे। अगर यहाँ पेयर की बात करें तो 23 में क्या ही पेयर बनेगा, 11.5 तो इम्पॉसिबल है। तो इस तरह नंबर से याद रख सकते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, 46 अगर क्रोमोसोम है तो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड होगा तो 46 दोनों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 46 है तो आधा ही मिलता है ना, तो 23 फिर 23, ये चीज़ें हमें याद रखना है। तो माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस है। मियोसिस किस केस में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जब सेल डिवाइड होता है उस केस में होता है मियोसिस प्रोसेस। याद रखना है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। तो इस तरह हमने आपका जो है सेल वाला चैप्टर को जो है रिवाइज करा दिया है, या कह सकते हैं कि ठीक ठाक पढ़ा दिया है, और बीपीएससी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो पीवाईक्यूज़ मैंने इंक्लूड किए थे। चलो
ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल विच वाइल्स एनिमल सेल। तो याद रखना है कि प्लांट सेल के पास जो है सेल्यूलोज सेल वाल होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल्यूलोज सेल वाल नहीं होता है। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि प्लांट सेल के पास सेल वाल होता है, एनिमल सेल के पास सेल वाल नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है। प्लांट सेल डू नॉट है नहीं, ये तो गलत है, मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, तो दूसरा गलत। तीसरा, मैच्योर प्लांट सेल हैज़ ओन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैज़ मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। तो अभी मैंने बताया था वैक्यूल्स के केस में कि प्लांट सेल के पास बड़ा वैक्यूल्स होता है और एनिमल सेल के पास छोटा वैक्यूल होता है। तो 1 और 3 इज़ करेक्ट, दूसरा गलत है। ये देखिए 2020 IAS के प्री में पूछा था, है ना, UPSC में पूछा था। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन काम करता है? तो मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी तो एंडोप्लाज्मिक और राइबोसोम ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? DNA करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा सा ना आपके NCERT के ऊपर की बात है, तो ये एडिशनल बुकों में दी हुई होती है। ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अगर NCERT में बार बार कहता हूँ, जब हम लोग 9th 10th और 11th 12th के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने वाले, उसको ख़त्म करने के बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको पढ़ाऊंगा, जैसे ल्यूसेंट पढ़ा दूंगा जैसे आप कहेंगे, या अरिहंत की 6 to 12th NCERT बहुत अच्छी बुक है, आई पर्सनली लव दिस बुक। 6 to 12th की जो अरिहंत की NCERT है उसको पढ़ा देंगे। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन, बच्चे के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस क्यों होते हैं, उसका क्या कारण होता है? तो ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल चेंज, शफलिंग ऑफ जीन्स। तो दोस्तों तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तीनों के कारण जो है जेनेटिक वेरिएशंस बच्चे में होता है। हु डिस्कवर DNA। DNA के बारे में थोड़ा सा बता दूं, DNA को डिस्कवर करने का जो काम है उन्होंने उसको किया था, एक्चुअली एक व्यक्ति थे मैशर फ्रेशर, मैशर फ्रेशर ही नाम था उनका शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा DNA एम्फेस गोल्गी एपैरेटस पढ़ा हमने। ओके वेल, तो चलिए हु डिस्कवर DNA। तो DNA को डिस्कवर करने का क्रेडिट जो है मिशर फ्रेशर को जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये थोड़ा मुझे भी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मिशर फ्रेशर। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को किसने दिया था? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस ग्रिक ने दिया था, ये याद रखना है। ठीक है। और प्रोटीन, DNA के अंदर प्रोटीन होता है, इस चीज़ को ढूंढने का काम हरगोविंद खुराना ने किया था। ये एक इंडियन है, तो ये गर्व की बात है हम लोग के लिए। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि DNA को ढूंढने का, डिस्कवर करने का मिशर फ्रेशर का है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, DNA में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, देखे होंगे आप, ऐसे DNA का स्ट्रक्चर होता है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ढूंढने का काम जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। और हरगोविंद खुराना सर ने क्या किया था? DNA के अंदर प्रोटीन होता है, उसको ढूंढने का काम किया था। इसका क्या हो जाएगा? हु डिस्कवर DNA, तो ऑप्शन में नहीं है ये, तो नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ये 64th BPSC में पूछा था। तो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर। अगला चैप्टर आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ अगला चैप्टर आपका टिश्यू है, ये तो अभी हम पढ़े ही हैं। तो अगला चैप्टर आपका टिश्यू है, उसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और फिर आप लोग देखते नहीं हैं, तो एक एक करके इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो यहीं पर रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो और लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसी के साथ साथ हम लोग ज्योग्राफी को भी धीरे धीरे लेके आएंगे, हिस्ट्री को भी लेके आएंगे। क्योंकि अभी आपको पता है, आपको BPSC और TRE इन दोनों एग्ज़ामों के लिए अपने पास अभी टाइम है। कितना टाइम है? ऑलमोस्ट 2 मंथ तो है ही, कम से कम तो 2 मंथ है ही। तो 2 मंथ मोर देन इनफ है इन चीज़ों को जो है रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच और साइनिंग ऑफ फॉर द टुडे।